हाय एवरीवन वंस अगेन। तो आज मूड बेहतर है क्योंकि कल जो इमोशनल हो गई थी बिकॉज ऑफ द मूवी, वो उसका जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा सा रिसीड हो ही जाता है जब आप ऑफिस जाते हो और अपनी लाइफ में अलग अलग जगह में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाते हो वर्क में। बट आई वॉज इट्स जस्ट अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग मूवी, द थ्री ऑफ अस। सो इस मूवी को देखने के बाद एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा सटीक बैठती है इस मूवी के साथ, वो एक पोएम के वे में मैं अगर उस चीज़ को बयां करूं, टिंटन एबी इंग्लिश में मैंने बताया था कि इज़ अ पोएम वेरी सिमिलर टू द सिचुएशन, बट हिंदी में एक पोएम है which is very women centric, although this is something which is something that will happen to everyone, you know. But hi Monu. So this is a poem which just describes the situation of not just women but everyone in general. But because this movie is women centric, let me just begin with it. And it's a poem which I am a huge fan of. ऐसे दो पोएम्स हैं, दो फीमेल राइटर्स, ऑथर्स, पोएट्स के, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है लाइफ में। बचपन में एक पोएम थी सुभद्रा कुमारी चौहान की, जिसने मुझे फॉर सम रीज़न इट शोड मी अ लेवल ऑफ रोमांटिसिज्म एज वेल एज लव बचपन में, विच वॉज कदम का पेड़। ठीक है, ये कदम का पेड़ अगर ना होता यमुना तीरे, वो वाला। तो आई काइंड ऑफ रिमेंबर्ड दैट फॉर सम रीज़न। ठीक है, बट इट वॉज जस्ट अ वेरी विजुअली, it was something you could just visualize. So that remained with me, and I'm someone who thinks things in a visual way. Like I don't like some people have they remember things by memory through their ears, या कोई बात उन्होंने बहुत पहले सुनी है वो उनको याद रहती है, हाय ओशन स्पाइडी। बट मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी जो मेमोरी है वो बहुत पिक्टोरियल है। तो मुझे चीज़ें वैसे याद रहती हैं जो मैंने बचपन में देखी हैं, भले ही मुझे बातें शायद याद ना हो, लेकिन वो जो पिक्टोरियल चीज़ें हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरह से, वो सिनेरियो बहुत अच्छे से याद होता है मुझे बचपन की। कोई ऐसी चीज़ कि तुमने बचपन में क्या पहना था तो या पहली बार जब मैं तुमसे मिली तब तुमने क्या पहना था, ये मुझे बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो इस तरह की मेमोरी है मेरी। बट एनीवे, hi everyone, I'm just saying hi, I will not say it but I'll wave from here, okay? So second poem was Still I Rise, which I read when I was in college, which gave me so much inspiration to just be, you know. एंड नो मैटर वॉट केम इन टू माई लाइफ, नो मैटर कितनी भी इंस्पिरेशनल चीज़ें मैं सुन लूँ, वो एक पोएट्री मुझे इतना ज़्यादा छू गई, इट इम्पैक्टेड मी सो मच। एंड येस्टरडे व्हेन आई वॉच्ड दिस मूवी विच वाज थ्री ऑफ अस, उसके बाद एक और पोएम है जो कि बहुत ही खूबसूरत पोएम है, और यहाँ पे शैलजा की सिचुएशन को बहुत अच्छे से बयां करती है। इनफैक्ट आई थिंक हर इंसान कभी ना कभी एक ऐसे लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें, इमोशंस फील करता है जो कि अगर हम शब्दों में बयां करने जाएं तो शब्दों से उसकी वैल्यू शायद कम हो जाती है मुझे जो लगता है कि बहुत सारी ऐसी इमोशंस हैं जिनका तो अभी तक कुछ शायद नाम भी नहीं दिया गया है, बट क्योंकि अगर जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर हम उसमें से कोई ऐसा छंद या ऐसी कोई पोएट्री उठा करके हम उसको डिस्क्राइब करना चाहें तो ये परफेक्ट बैठेगा शैलजा की सिचुएशन पे। सो आई जस्ट रिसाइट द पोएम बिकॉज it's very beautiful and it just encapsulates the feeling, one part of the feeling of the movie very well. The name of the poem is क्या तुम जानते हो, और इनकी कवित्री का नाम है निर्मला पुतुल। ठीक है, क्या तुम जानते हो, पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत। क्या तुम जानते हो, पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत, घर, प्रेम और जाति से अलग एक स्त्री को उसकी अपनी ज़मीन के बारे में बता सकते हो तुम। बता सकते हो सदियों से अपना घर तलाशती एक बेचैन स्त्री को उसके घर का पता।
क्या तुम जानते हो अपनी कल्पना में किस तरह एक ही समय में स्वयं को स्थापित और निर्वासित करती है एक स्त्री? सपनों में भागती एक स्त्री का पीछा करते हुए कभी देखा है तुमने उसे रिश्तों के कुरुक्षेत्र में अपने आप से लड़ते? सपनों में भागती एक स्त्री का पीछा करते कभी देखा है तुमने उसे रिश्तों के कुरुक्षेत्र में अपने आप से लड़ते? तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खौलता इतिहास? पढ़ा है कभी उसकी चुप्पी की दहलीज पर बैठ पढ़ा है कभी उसकी चुप्पी की दहलीज पर बैठ शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चेहरे को, उसके अंदर वंश बीज बोते? क्या तुमने कभी महसूसा है उसकी फैलती जड़ों को अपने भीतर? क्या तुम जानते हो एक स्त्री के समस्त रिश्ते का व्याकरण? बता सकते हो तुम एक स्त्री को स्त्री दृष्टि से देखते उसके स्त्रीत्व की परिभाषा? अगर नहीं तो फिर जानते क्या हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में? And this movie is really just exactly about the thing. So the one like इसके आगे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ, क्योंकि this poem itself defines a lot about शैलजा in the movie. एंड मैं बोलूँगी भी नहीं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें समझाने की नहीं होती हैं, वो आप फील करते हो और वो आपको खुद समझ आती है, ठीक है? एंड ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ कि मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँगी क्योंकि जल्दी का काम मेरा नहीं है। यू हैव टू बी पेशेंट इफ़ यू वांट टू हियर। एंड थर्ड इज़ दैट इस मूवी में एक बहुत ही ब्यूटिफुल लाइक ये पूरी की पूरी मूवी ही लव है, ठीक है? इट्स तो बैठ के जो मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं, ठीक है, लोगों के, जस्ट अ सेकेंड, जितने भी मैंने रिव्यूज़ पढ़े लोगों के, उसमें या तो ये मूवी देख के लोग बता रहे हैं कि प्यार ऐसा होता है या प्यार यही तो ट्रू लव है, और इसी तरह से तो ये वाला एक एस्पेक्ट था। और दूसरा ये कि फिडेलिटी के ऊपर या फिर कि यू नो the partners of Shailaja or Mr. Ahlawat were so strong and this and that. I just want to talk about the reviews which people have left. तो पहली चीज़ तो ये कि ये जो पूरी मूवी है ये किस बारे में है, ठीक है? वो तो निर्मला पुतुल के इस कविता में काफ़ी लोगों को समझ आ गया होगा, तो मैं उस चीज़ के बारे में नहीं बोलूँगी। सेकंड चीज़ ये कि अगर तुमने मूवी देख ली है और तुमने उस चीज़ को एक्चुअली फील किया है, तो तुम इस चीज़ के ऊपर कमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहोगे कि प्यार ये है या ट्रू लव ऐसा होता है। नहीं, मैं उन चीज़ों को, और ना ही मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं इनफैक्ट उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस जनरेशन इज़ रियली थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स एंड पार्टनरशिप्स। ओके, तो पहली चीज़ तो ये, और मैं थोड़े सिम्बोलिज़म्स और एग्जांपल्स यूज़ कर लूँगी। तो पहली चीज़ जो मैं ये सोच रही थी वाज, आई थिंक आई हैव रिटन इट डाउन। हाँ, तो एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि व्हाई डू वुमेन हैव टू, लाइक जैसे इस पोएम में भी एक लाइन है कि क्या तुम जानते हो एक स्त्री के समस्त रिश्ते का व्याकरण, और एक स्त्री को स्त्री दृष्टि से देखते उसके अस्तित्व की परिभाषा बता सकते हो क्या तुम? तो why does every movie, like why does every movie that we have watched so far, and it is about a woman going through a journey in life, has to be associated with a man necessarily, or in the connotation of a man necessarily? Why does it have to be कि you know
ये इसके साथ शादी में थी और वो अपने बचपन के लवर से मिलने गई, ऐसा क्या हो गया? Why does a man have to be included in this? And also अहलावत की भी तो पार्टनर थी, राइट? उसके बारे में इतनी बातें नहीं हुई हैं. That's probably because the title of the film is that, which is very deceptive to start with. ठीक है, तो एक तो ये कि ज़रूरी नहीं है कि तुम एक इंसान को किसी से एसोसिएट करके या टू एसोसिएट विद द मैन इन हर लाइफ ओनली तुम उसको डिफाइन करो, क्योंकि दैट्स नॉट जस्ट हु शी इज़. देयर सो मच मोर. लाइक अगर तुम उसके ऊपर से वो सारे लेयर्स हटा दो रिश्तों के, या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, या उससे क्या एक्सपेक्टेड है उसके, या वो जो भी चीज़ें उसको डिफ़ाइन करती हैं, तो जो बचता है, ठीक है, उस चीज़ में भी उस चीज़ में इतनी वल्नरेबिलिटी होती है कि उसको एक्सप्लोर करना हर इंसान के बस की बात नहीं है. और ये सिर्फ वुमेन के लिए नहीं है, ये मेन के लिए भी है, ठीक है, हर किसी के लिए है. तो हर कोई नहीं कर पाता है, हर किसी को इस चीज़ का एहसास नहीं होता है लाइफ में कि ऐसी चीज़ें होती होंगी. मतलब ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करने लायक हैं, और अगर हैं भी तो ये वो चीज़ें हैं जो तुम शायद सोने के पहले किसी अकेले मिनट में या मोमेंट में सोचते हो अपने बारे में, जब तुम बिल्कुल सिर्फ अपने साथ होते हो. और उस चीज़ को एक्सपैंड करके अपने लाइफ में 4-5 दिन सिर्फ जीना, और उस चीज़ में अगर तुम किसी भी तरह से तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें एक्सेस दे रहा है या चाहता है कि तुम उसको उस वे में देख सको, कंप्लीटली नेकेड इन इमोशंस एंड हाउ दे आर रियली, तो आई थिंक ये एक ऑनर से कम नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो हुई थी इस मूवी में, मुझे याद करने दो. हाँ, तो एक तो ये कि टॉकिंग अबाउट द मैन इन हर लाइफ, दोनों की ही बात अगर की जाए तो दिस इज़ हाउ सपोर्टिव मैन आर एक्चुअल में. ठीक है, दिस इज़ वॉट सपोर्टिव मैन आर, एंड देर इज़ एब्सोल्यूटली नो वे एंड नो नीड फॉर यू टू put that on a pedestal at all. In fact, there is absolutely no need to even talk about it, to be honest, because this is how it should be. But because आई थिंक आजकल का जनरेशन जो इतना ज़्यादा बात कर रहा है अबाउट द फिडिलिटी एस्पेक्ट ऑफ दिस मूवी, या फिर द लव एस्पेक्ट ऑफ द मूवी, हमने टॉक्सिसिटी को इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है इन द फसाड ऑफ लव कि हमें नॉर्मल चीज़ें अब टॉक्सिक लग रही हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अराइज भी नहीं होना चाहिए इस मूवी में इन द फर्स्ट प्लेस. दैट इज़ हाउ आई फील. ओके, आई विल जस्ट वेव टू एवरीवन. ओके, हाँ, तो ये चीज़ें अराइज भी नहीं होनी चाहिए. मतलब ये इतना नॉर्मल और ये इतना ब्यूटीफुल है. इट इज़ अ मूवी विच स्टार्ट्स विथ द फैक्ट दैट शी इज़ अ डिवोर्स केसेस वो संभालती है, उसका कुछ वर्क है अबाउट लाइक इन द स्मॉल कोर्ट और समथिंग, एंड द मूवी स्टार्ट्स विद दैट, एंड इट इज़ अ ह्यूज लेसन ऑन partnerships. And honestly, I think a lot of marriages which have been long term, like I'm talking about our parents, or like about our uncles and aunties, or the ones which we have grown seeing. ठीक है, उनमें ये एस्पेक्ट्स होता है, ये ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुके होंगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. जस्ट गिव मी मोमेंट बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड. ठीक है, तो मुझे रज़ाई ओढ़ लेने दो. ठीक है, और फिर मैं बात करती हूँ थोड़ा सा कोजी होके. सो उसमें एस्पेक्ट्स ना एक्चुअली एक्सप्लोर हो गए होंगे. एंड पार्टनरशिप के ऊपर एक बहुत बड़ा लेसन, तो जैसे कि एक मोमेंट होता है इस मूवी में, मैं 2-3 ही सिम्बोलिज़म्स बताऊंगी. बहुत ज़्यादा मैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत धीरे धीरे सोचती हूँ, और फिर मैं बहुत धीरे धीरे इसीलिए बोलती भी हूँ. मतलब धीरे धीरे नहीं, बट मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मगर मैं बहुत धीरे धीरे बोलती हूँ. बट अभी नहीं बोल रही, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं आ रही जो मैंने सोची थी कि मैं बोलूँगी. ठीक है, तो वन थिंग वॉज कि याद करने दो क्या था वो वन थिंग. हाँ, एक चीज़ बहुत लोगों ने कही कि ओ माय गॉड, वो उसको उसके लवर से मिलाने लेके गया, और वो एक पॉइंट पे इनसिक्योर हो जाता है. ठीक है, कि व्हेन शी गोज़ एंड शी मीट्स हिम, एंड
फिर देयर इज़ दिस सीन जहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा मोमेंट होता है उन दोनों के बीच में, जो कि शायद लोगों को लगा होगा कि आउट ऑफ मैरिज हाउ कैन यू हैव विद समवन हु इज़ अ पास्ट लवर। जैसे वो वॉक कर रहे होते हैं एक किले के पास, एक फोर्ट के पास, और वहाँ पे एक छोटा सा विंडो सॉर्ट ऑफ होता है, और वहाँ से एक दूसरी साइड पे वो होता है और इस साइड पे ये होती है, और उनके बीच में एक बहुत ही क्यूट रोमांटिक सा आई कांटेक्ट होता है वहाँ पे, विच इज़ वेरी एक्सीडेंटल बट इट्स वेरी क्यूट। ओके, एंड फिर बाद में दिखाते हैं कि उसका जो हस्बैंड है वो वहाँ का वीडियो ले रहा था, और फिर अचानक से उस वीडियो में क्या आ गया कि सामने से वो दोनों चल के आ रहे हैं, उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था, उन्होंने अचानक से छुड़ा दिया एक दूसरे का हाथ, बिकॉज उन्हें रियलाइज़ हुआ कि कोई देख लेगा वैसे, राइट। तो इस चीज़ पे शायद लोग थोड़े अजीब वे से सोचें, मेरे हिसाब से वो अजीब ही वे है जो लोग सोचते हैं। बट तुम सोचो ना, अगर तुम अपने बचपन में वापस गए, अपनी सारी प्रेजेंट की बातों को पीछे रख के अगर तुम कभी वापस गए, और तुम एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे तुम 4-5 दिन से यू जस्ट बीइंग योर सेल्फ, यू बीइंग दैट 15-year-old kid again, एंड यू मीटिंग योर फ्रेंड्स। तो जब तुम अपने फ्रेंड्स के साथ उतने ही नॉर्मली मिल रहे हो जैसे तुम 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25-28 साल पहले थे, और तुम 4 दिन में या एक हफ्ते में वो सारी चीज़ें रिकलेक्ट कर रहे हो, तुमने उन्हीं गलियों में दौड़ रहे हो, तुम वही सारी चीज़ें देख रहे हो, अपने घर को देख रहे हो, सारी चीज़ें देख रहे हो, तो एक पॉइंट पे तुम वैसे ही हो जाते हो जैसे तुम 15 साल के थे, राइट। तो उसमें ऐसा एक मोमेंट हो सकता है जहाँ पे you are just being yourself, your raw self, and there is nothing wrong about it. I don't know why some people make an issue about it, but I don't think there was anything. I think it was very sweet, to be honest, ठीक है। और मतलब that was a moment in a very long time in both their lives when they just felt so happy about that part in their life, ठीक है। तो जब मैंने वो मोमेंट देखा, तो एक तो वो मतलब बहुत स्वीट मोमेंट था जो कि काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं कुछ लगा हो, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं फिडेलिटी वाली बात है जो भी। सेकेंड थिंग वॉज her husband when he goes back home with her and they're together, और वो वहाँ पे कहता है कि इतनी खुश तो तुम पहले कभी नहीं रही। तो it was not out of insecurity. I think what it was actually is that when he gets to know कि there is an aspect to his wife where she can be like this also, she can be like a 15-year-old kid and she can be so happy and so much just how she actually has never been because of कुछ भी शादी की responsibilities या जो भी, then he actually falls a little more in love with her, with that part of her, you know, which he didn't know that existed. तो और उसे लगता है कि ये इतनी खुश पहले तो कभी नहीं हुई, ठीक है। वो आता उस वे में है, लेकिन वो नेसेसरीली इनसिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। इट इज़ जस्ट हिम फॉलिंग अ लिटिल बिट मोर इन लव विथ हिज ओन वाइफ, एंड वो थोड़ा सा वहाँ पे एक सिचुएशन होता है जहाँ पे एक डिस्कशन होता है बहुत हेल्दी उन दोनों के बीच में, बट इट साउंड्स लाइक एन आर्ग्यूमेंट। और फिर वो बोलती है कि हम साथ में दुखी कब थे, एंड ही सेज बहुत बार थे, because she says कि it's not about how happy I am right now, it is about how deep our relationship has actually been. Have you ever been sad with me? Like, have we ever been sad together to experience our relationship to that depth in these whatever years of marriage that we're together? And he says कि बहुत बार, right? And वो एक क्लियर आंसर नहीं दे पाता है, मगर उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि this is not something which he needs to be insecure of, because she chose him to come with her and show those parts of herself which she has kept wrapped under like for years. तो
दैट इट सेल्फ कि शी शोज़ कि वो आए और वो उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करे उसके साथ, उसको देखे जैसे कि वो है, एज अ 15-18 year old teenager. That itself is an honor, and when that realization comes over him कि ऐसा the situation is not what he is thinking but it is something else, the reason behind is this, तो फिर वो उस चीज़ के साथ बहुत comfortable हो जाता है. He becomes much more confident in his relationship with her कि there is absolutely nothing that will take her away. ठीक है, तो इसीलिए इन द नेक्स्ट फ्यू सिनेरियोज जो उसके बाद के जो सीन्स हैं उसमें वो बहुत वो कंफर्टेबल होता है, कहता है कि आप चले जाओ, मुझे तो फेरिस व्हील पे जाने पे बहुत डर लगता है, अहलावत से कहता है, और फिर वो दोनों वहाँ जाते हैं. एंड इट इज़ नॉट एट ऑल अबाउट क्लोजर अबाउट द रिलेशनशिप. नोबडी इज सेइंग कि देयर इज गोइंग टू बी अ क्लोजर. ओके, उस रिलेशनशिप में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब वो कभी दोबारा बात नहीं करेंगे नाउ दैट देव मेट. बट तो पता नहीं क्यों इसको लोग इस चीज़ का क्लोजर तो था भी नहीं उस मतलब मूवी में. इट वाज नॉट अबाउट दिस रिलेशनशिप. शी हैड टू से समथिंग टू हिम about how randomly she left that place, and because she could not keep it, like she could not continue it as much like she wanted कि वो कंटिन्यू हो, वो नहीं कर पाई, तो वो उस चीज़ के लिए भी माफ़ी मांगना चाहती थी और उसने माफ़ी मांगी. एंड वो दोनों ही एक दूसरे से इतने ज़्यादा कंफर्टेबल थे कि वो कुछ भी बोल सकते थे एक दूसरे से. उन्होंने एक दूसरे से कोई भी बात शेयर की है, मतलब चाहे अहलावत अपने डैड के बारे में बात कर रहा था जो कि एक सन और फादर का डायनामिक्स वैसा होता है, या फिर शी स्पोक अबाउट कैसे बचपन के एक हादसे के कारण लाइक वो खुद को ब्लेम कर रही थी, जिसमें पता नहीं उसका कोई रोल है भी ब्लेम करने का खुद को या नहीं. ठीक है, तो इट वॉज समथिंग विच वॉज नोइंग हर एग्जिस्टेंस फॉर ऑल हर लाइफ दैट शी नोज. वो इतनी चीज़ों को इतने आसानी से बोल देना किसी को कि तुम्हें छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो बहुत दूर की बात है, मगर किसी के सामने इतने आराम से रख देना इज इन इट सेल्फ समथिंग विच इज़ नॉट सो ईजी टू फाइंड इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो वो चीज़ थी. और इसका इस बात से कोई रिलेशन नहीं है कि उनके बीच में अभी कुछ है या नहीं है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान भी नहीं जाना चाहिए. सेकेंड वॉज और मुझे नहीं पता कि मैं एकदम ये सही शब्दों में बोल भी पा रही हूँ कि नहीं. Second was about partnership, right? So there was a point from the perspective of, now I'm talking about the perspective of Ahlawat and his partner, right? तो उनके बीच में एक situation, मतलब एक ऐसा सीन था जहाँ पे he was writing poem. वो शैलजा से और उसकी हस्बैंड के साथ पूरा अपना स्कूल वगैरह और घूम के आता है और फिर वो पोएम लिख रहा होता है रात को बैठ के. सो ही राइट्स दिस ब्यूटिफुल कपलेट और समथिंग, एंड उसकी वाइफ आती है वहाँ पे, एंड वो देखती है उस पोएम को और वहाँ पे एक दूध का ग्लास रखती है और कहती है अच्छा आपने मेरे लिए तो कभी नहीं लिखा ये चीज़, मेरे साथ आप इतने साल से हो, आपने मेरे लिए तो नहीं लिखा, और आज आप शैलजा से अपने बचपन के प्यार से मिल के आए और आपने ऐसे लिखा. इट्स नॉट आउट ऑफ इनसिक्योरिटी. जस्ट इफ एनी बडी थिंक्स कि ये कोई इनसिक्योर चीज़ है या वो जेलस हो रही है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है. और जब वो ये कहती है कि ठीक है आप जाओ लेकिन फिर आपको रिश्वत देनी पड़ेगी अगर आप मिल के आ रहे हो, ये बिल्कुल वो चीज़ नहीं है जो तुम सोच रहे होगे शायद, या जो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे. देखो समझाना मुश्किल है, बट क्योंकि आज के जनरेशन में ये बहुत है कि तुम्हें बहुत इशू होती है इस बात से कि अगर तुम्हारे पार्टनर का कोई पास्ट है या जो भी वो था तुमसे मिलने से पहले, एक तो उसको पहले तो ये पता नहीं था बचपन से कि हाँ मुझे इससे ही मिलना है कभी जीवन में, तो तुम जज तो बहुत ही दूर कर, मतलब जज करना तो बहुत ही दूर की बात है. बट ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर तुम अपने पार्टनर की लाइफ के किसी एस्पेक्ट के बारे में जानो और तुम वाकई में उससे बहुत प्यार करते हो, लाइक तुम ट्रूली उससे प्यार करते हो, तो तुमको उसके उन एस्पेक्ट से प्यार नहीं होगा. हाउ इज़ दैट पॉसिबल? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि व्हेन फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने लाइफ की बात करूँ, ठीक है, और मेरी लाइफ में अगर कोई है, ठीक है,
एंड कीपिंग इन माइंड जिस टाइप के लड़के मुझे पसंद आते हैं, विच इज़ वेरी सीरियस काइंड ऑफ गाइज, ठीक है, अगर मुझे कभी पता चला कि वो किसी ज़माने में बड़ा रोमियो था, तो मुझे क्यों बुरा लगेगा ये सुन के? या अगर वो एस्पेक्ट मुझे कभी दिखा दोबारा, तो मुझे क्यों बुरा लगेगा सुन के? इनफैक्ट इफ़ एट ऑल कुछ होगा तो मुझे और भी ज़्यादा प्यार हो जाएगा उससे, ऑनेस्टली, कि अच्छा तुम ऐसे भी थे, तुम ऐसे भी हो सकते हो, अच्छा तुम मतलब इस वे में भी थे कभी, या इस तुम्हारा एक ये एस्पेक्ट भी है जो मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं तब नहीं थी यहाँ पे, बट इट विल जस्ट मेक मी मोर हैप्पी। यू नो, इफ़ यू लव योर पार्टनर, पार्टनरशिप, तुम कैसे खुद को किसी का पार्टनर फॉर लाइफ कह सकते हो अगर तुम उसके लाइफ के हर एस्पेक्ट को एक्चुअल, मतलब ये नहीं है कि तुमको प्यार करना सीखना है उन चीज़ों से, नहीं, बट अगर तुमको जेन्युइनली वो चीज़ें देख के प्यार नहीं आ रहा है कि हाँ अच्छा ये ऐसी भी थी, अच्छा इसने ऐसी भी चीज़ें की है लाइफ में, अच्छा इसने ये बकचोदी भी किया, अरे तुमने ये भी किया, तुमने वो भी किया है, मतलब मैं बता रही हूँ कि अगर जैसे कि मान लो, अच्छा तुम लव लेटर भी लिख सकते हो किसी को, अच्छा तुम किसी मतलब किसी टावर पे खड़े हो गए कि तुमने उसका नाम भी चिल्लाया था, तुम ऐसी चीज़ें कर सकते हो, मतलब लुक एट यू नाउ, यू आर फॉर एग्जांपल अ डेटा साइंटिस्ट और लाइक सम वेरी someone who is just out there giving some most serious speeches in life, या इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, और तुम पब्लिक डीलिंग कर रहे हो, और तुम ऐसी चीज़ें भी कर सकते थे क्या? तुम्हारे अंदर ये है मतलब ये रोमांटिक एस्पेक्ट है, मतलब वो चीज़ है, वो इनसिक्योरिटी नहीं है, वो तुम जब अपने पार्टनर के बारे में वो चीज़ें जानते हो ना, तुमको खुद भी बहुत बहुत क्यूट लगती है वो चीज़ें उसके बारे में। तो जब वो देखती है कि वो एक पोएट्री लिख रहा है और इतना सुंदर और इतना मासूम, तो she actually falls more for him. I see it that way. Like I would definitely, like अगर मुझे कभी पता चला, कभी मैं किसी के साथ हूँ मान लो, एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ हमारा भी इक्वेशन कैसा है, बिकॉज अब लाइफ के हम दूसरे पड़ाव पे, राइट, तो हमारे बिहेवियर्स बहुत चेंज होंगे, बट लेट्स से जब वो 14-15 साल का था और वो एक सर्टेन वे में बिहेव करता था, और उसके फ्रेंड्स थे और वो उस तरीके से बात करता था और वो इतना एटीट्यूड दिखाता था, या उसने कभी किसी को लव लेटर लिखा, मुझे कभी पता चलेगा तो आई विल लाफ इट ऑफ, और लाइक आई विल थिंक दैट अच्छा तो इतना क्यूट भी हो सकता था, मुझे तो नहीं लगता था आज तक, उस तरह की चीज़ वो थी। इट्स नॉट समथिंग यू वुड गेट इनसिक्योर अबाउट। और जब कहती है कि मुझे रिश्वत चाहिए, तो मजाक करी थी, बट उस चीज़ को इतनी खूबसूरती से अहलावत ने उस मूवी में लिया। उसका जो गिफ्ट है उसके ऊपर भी मैं आऊँगी, वो भी बहुत सिंबॉलिक है। इट वाज नॉट अ पीस ऑफ क्लॉथ जिसके ऊपर उसने एम्ब्रॉयडरी की थी कि हाँ बहुत सुंदर है, छोटा सा, एंड ब्यूटी लाइज इन सिंपल स्मॉल थिंग्स, नहीं, इट वाज वेरी सिंबॉलिक। तो उस पर भी मैं आऊँगी, बट मेरा पॉइंट ये है कि तुम अपने आप को किसी का पार्टनर कैसे कह सकते हो, क्योंकि अगर तुम हर वक्त मान लो किसी चीज़ पे इनसिक्योर हो रहे हो, या तुमको किसी उसके लाइफ के किसी पार्ट के बारे में जान के बुरा लग रहा है, या उन चीज़ों से तुम्हें इशू हो रही है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि वो हमेशा ये जानने के बाद तुमसे अपना एक पार्ट छुपा के रखेगा, और तुमको कभी भी 100% उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाएगा अगर तुम इतने ज़्यादा क्लोज माइंडेड रहोगे इस चीज़ को लेके, या फिर तुम इतना ज़्यादा इनसिक्योर होगे, क्योंकि आजकल लोग फ़ोन्स चेक करते हैं कि अच्छा तुम किससे बात कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो यार, तुमको ट्रस्ट होना चाहिए ना, बस उतनी बात है। लाइक क्या हो जाएगा अगर वो किसी से बात कर रहा है और वो ऑपोजिट सेक्स का है, व्हाट्स द बिग डील, क्या हो जाएगा? या मतलब लोगों को इतना भी ट्रस्ट नहीं है, लोग बैठ के फ़ोन चेक कर रहे होते हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, और इट्स जस्ट सो स्टूपिड। तुमने किसी को अगर अपने लिए चुना है, तो तुम्हारी ये कोई जिम्मेदारी नहीं है, बट तुम्हें ये नॉर्मली नेचुरली तुम्हारे अंदर कि होना चाहिए कि यू एक्चुअली लव एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन, एंड अगर तुम कभी उनका कोई एक ऐसा एस्पेक्ट देखते हो जो कि तुम्हारे आने से पहले का था, देन यू शुड फील ऑनर्ड कि यू गॉट टू सी दैट, बिकॉज तुम उस वक्त नहीं थे उसकी लाइफ में, एंड यू गेट टू सी देम ऑल ओवर अगेन। वाई डू यू थिंक guys are so attached to their daughters, or like mothers are so attached to their sons? Why do you think so? Because they get to see a miniature version of the person that they have loved at a point, और वो पूरा फेज उन्होंने कभी नहीं देखा है, तो दे गेट अ चांस टू फॉल इन लव विद दैट पर्सन ऑल ओवर अगेन फ्रॉम द पॉइंट जब
वो नहीं थे उनके लाइफ में, या जब वो छोटे थे और वो ऐसी हरकतें कर, तो हमें लगता है कि अच्छा हो सकता है मेरी वाइफ जब छोटी हो तो वो भी ऐसी चीज़ें करती हो, तभी इसी पर गई, यू नो, दोज आर नॉट थिंग्स विच पीपल से फॉर फन, दोज आर थिंग्स विच कुड एक्चुअली मीन समथिंग। तो मेरे तो एक कभी ये समझ में नहीं आया, ठीक है, कि कोई इनसिक्योर कैसे हो सकता है इन अ रिलेशनशिप दैट दे हैव चोजन, ठीक है। तो आई डोंट गेट द पॉइंट, मतलब आई एम प्रॉब्ली वायर्ड दैट वे, ठीक है। सो एंड सेकंड, बहुत लोगों ने कहा कि उसने उसको ये परमिशन दी कि तुम ठीक है जाओ अपने बचपन की किसी फ्रेंड के साथ घूमो, आई डोंट माइंड। मुझे एक बात बताओ कि जस्ट बिकॉज कोई तुम्हारे साथ है उसको तुमसे परमिशन लेने की क्यों ज़रूरत है किसी भी चीज़ के लिए? तुम चाहो या ना चाहो, अगर उसको कुछ करना है तो वो एनीवे करेगा, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, बट लाइक अगर तुमने, इट्स नॉट अबाउट देम व्हाट दे डू, इट्स अबाउट यू। लाइक इफ यू हैव चोजन समवन, व्हाई डू यू नॉट trust them is the point. Like why do you have to get insecure about it? A lot of people like भाई वो बहुत strength है उस लड़की में कि उसने जाने दिया, तो क्या हो जाएगा जाने दिया तो? तुम्हें अपने खुद के रिश्ते पे भरोसा नहीं है क्या, जो तुमको इस बात से डर लग रहा है कि मतलब अगर वो किसी से मिलके आ रहा है तो कुछ हो जाएगा? why are you not confident about what you shared? तो काफ़ी लोगों को ये पर्सपेक्टिव भी शायद नहीं समझ आया होगा कि व्हेन शी सेड कि अच्छा आपने पोएम लिखा है, मेरे लिए तो कभी नहीं लिखा। तो इट वाज जस्ट शी टेलिंग हिम कि अच्छा तुम्हारा ये एस्पेक्ट भी है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें कोई चीज़ इतनी ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट करती होगी, या इस तरह की चीज़ किसी से मिलने से किसी का इतना इम्पैक्ट रहा होगा। इनफैक्ट अगर कभी मैं अपने पार्टनर की, अपने फ्यूचर में कोई अगर मेरा कोई पार्टनर है, अगर मैं उसकी किसी पुरानी फ्रेंड से मिलूं, तो मुझे तुम्हारे हिसाब से या किसी के भी हिसाब से किस वे में बिहेव करना चाहिए, या मेरा एक नेचुरल रिएक्शन क्या होगा? वुड आई रेजिस्ट दैट पर्सन? Obviously not. I would, if you really honor your partner, you would honor that person automatically. You would be like, ki, I am so happy you were a part of his life and you taught him a lot about love and relationships and affection, which is why we are together now. You know, उसने उस रिलेशनशिप से कितना कुछ सीखा होगा, कितनी पेनफुल चीज़ें, कितनी अच्छी चीज़ें, उस चीज़ ने उसको कितना इम्पैक्ट किया होगा कि आज जब हम साथ हैं तो हमारे रिलेशनशिप में एक मैच्योरिटी है। मतलब जो भी था, मतलब व्हाई वुड यू एवर वांट टू लुक एट दैट पर्सन फ्रॉम अ लेंस ऑफ ओ अच्छा ये भी थी इसकी लाइफ में पहले, हाँ तो क्या, सो व्हाट हाउ डज दैट हैव टू बी समथिंग विच इज़ विच इज़ एन इशू एट ऑल? अगर वो कल तुमको कहीं मिलेगी या कहीं तुमको मिलेगा तो तुम क्या उससे बात नहीं करोगे? लाइक अगर तुम क्या उसके साथ अजीब बिहेव करोगे? क्यों? क्या करा है उसने? मतलब वो एक एस्पेक्ट, ठीक है। और इसमें वही चीज़ बहुत ब्यूटीफुली दिखाया है कि जब वो जाती है शैलजा और उससे बोलती है उसकी वाइफ से कि तुमको बहुत अजीब लगा होगा ना कि मैं अचानक यहाँ आ गई, तो उसने उसको बहुत रियलिटी जो है उसके इमोशन की वो बताई कि हाँ अजीब लगा, बट मुझे एक प्यारा सा अजीब लगा, यू नो, कि तुम इतने दूर आ गई बस इन चीज़ों की वजह से। उसने ये नहीं कहा कि तुम मेरे हस्बैंड से मिलने आई, उसने कहा कि तुम अपने बचपन को देखने के लिए इतनी दूर आ गई। एंड दैट इज़ अ मोमेंट वेर इट इज़ शोन कि यू नो दिस इज़ हाउ नॉर्मल पीपल बिहेव इन अ नॉर्मल सिनेरियो। तुम्हारे दिमाग में जितनी भी चीज़ें हैं कि यू नो अपने पार्टनर के किसी पुराने फ्रेंड से मिलके तुम ऐसे बिहेव करो वैसे भी, आधी चीज़ें तो तुमको सोशल मीडिया ने बताई हुई हैं कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है, क्या टॉक्सिक है, क्या नॉर्मल है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये बहुत सारी बकवास चीज़ें भी हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे जो तुम देखते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू बी, मतलब एटलीस्ट आई एम लाइक दैट, ठीक है, कि मेरे लिए बहुत नॉर्मल होगा लाइक अगर कभी या फिर इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स के टाइम पे या उससे पहले के टाइम पे भी आई थिंक ये बहुत नॉर्मल होगा इफ़ यू रियली अंडरस्टैंड लव, ठीक है, एज एन इमोशन और रिलेशनशिप्स, तो ये तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल होना चाहिए। मगर मैं ये फोर्स नहीं करूँगी किसी के ऊपर, बट मैं बोल रही हूँ कि इस मूवी में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो बहुत
एग्जैजरेटेड नहीं है कि ओ माय गॉड ये इतना महान है या वो इतना महान है, ये इतना स्ट्रांग है, नहीं, ऐसे ही होता है। नॉर्मल लोग ऐसे ही होते हैं, वो इसी तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है, इसी तरह से लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। और इट इज़ अ टफ थिंग राइट नाउ, बिकॉज बहुत सारे लोग इस वक्त में, लाइक आज की डेट पे, आज की तारीख पे अगर मैं बोलूँ तो इतनी सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं जो हमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है कि हम नॉर्मल होना भूल गए हैं, ठीक है, हम नॉर्मली बिहेव करना भूल गए हैं। हमें हर जगह सोशल मीडिया पे या 5 किताबों से पढ़ के या फिर यहाँ वहाँ देख के या चीज़ें देख समझ के, यहाँ वहाँ से जहाँ से भी हमें नॉलेज मिल रहा है किसी भी तरह का, वहाँ से हम ये डिसाइड करते हैं, वो चीज़ें हमें इम्पैक्ट करती है और ये कंस्ट्रक्ट करती है कि नॉर्मली मतलब किसी भी रिलेशन में नॉर्मल क्या है और क्या नहीं है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें तुम पढ़ रहे हो या देख रहे हो वही नॉर्मल है, और जो चीज़ें तुम्हें बताई जा रही हैं कि टॉक्सिक है वो टॉक्सिक हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इनसिक्योरिटी रिलेशनशिप में बहुत आइडियल चीज़ है, या ये तो होता ही है, थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी या थोड़ा बहुत तो नॉर्मल है, होता होगा, लेकिन फिर तुम उस चीज़ को लेके अपेरेंटली एक्शन में किस वे में बिहेव करते हो, या उसके बाद उस चीज़ को डील कैसे करते हो, उस चीज़ को सॉर्ट कैसे करते हो, ये बहुत चीज़ें डिफाइन कर देती है कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है, या तुम्हारा अपना रिलेशनशिप एक्चुअली कुछ है भी तुम्हारे पार्टनर के साथ है नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ थी एक जो मुझे लगा। और तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो वो रिश्वत के तौर पे अपनी बीवी को देता है, एंड में वो एक गिफ्ट देता है उसको, ठीक है, क्योंकि उसने ये चीज़ कही थी कि आपने मेरे लिए कभी कविता नहीं लिखी, पर आप अपनी बचपन की एक दोस्त से मिल के आए और उसका इतना इम्पैक्ट है कि बस वो आप एक दिन उसके साथ मिल के आए और आपने उसके लिए कविता लिख दी, पर मैं तो आपकी पत्नी हूँ, आपने मेरे लिए कभी नहीं किया, ठीक है। सो वो क्या करता है, वो जितने दिन वहाँ पे रही, वो वहाँ पे एक टेबल क्लॉथ था शायद जिसके ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी कर रहा था, और वो एम्ब्रॉयडरी करने के बाद उसने, व्हेन शी लेफ्ट, ही गेव इट टू हिज वाइफ। सो आई जस्ट वांट टू से दैट एनीवन हु इज इनटू आर्ट, any kind of any kind of art arises from not just your emotions but also is affected by the mood, right? जो तुम्हारा उस वक्त मूड होता है, या जो जैसा तुम फील कर रहे हो अंदर, तो वो जो उसने बना के दिया अपनी बीवी को वो इतना खूबसूरत था, बिकॉज उन 4-5 दिनों में उसके अंदर की खूबसूरती बाहर निकल के आई, उस लड़के की अहलावत की, उसे जो फ़ील हो रही थी वो चीज़ें, जो भी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, टफ़ चीज़ें, वो उसने एक्सप्रेस की थ्रू आर्ट। वो अपने सारे इमोशंस थ्रू आर्ट ही एक्सप्रेस करता है, थ्रू एम्ब्रॉयडरी एक्सप्रेस करता है, और उसने वैसे एक्सप्रेस की थी उस पूरे एक टेबल क्लॉथ पे, और उसने उसको दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ थी जब उसने, उसकी बीवी ने कहा कि आपने अपने शब्द किसी के नाम कर दिए। तो जब उसका पॉइंट ये था कि आपने एक अपना एक ये एस्पेक्ट जो मैंने कभी नहीं देखा था वो मैंने अभी देखा है। तो उन जितने भी दिनों में उसने जो वो काम जो भी किया उस एम्ब्रॉयडरी पे, उसने उसको गिफ्ट जब किया तो वो एक वे ऑफ सेइंग था कि लो, तुमने पहली बार देखा था वो चीज़, अभी मैं तुमको कुछ ऐसा दे रहा हूँ जिसमें शब्दों की ज़रूरत नहीं है, पर तुम अगर मुझे समझती हो तो ये जो कुछ भी है, ये एम्ब्रॉयडरी के थ्रू, इसमें जितनी भी खूबसूरती है, जितनी भी सुंदरता है, तुम मेरे लाइफ के उन पार्ट्स को इसमें देख सकती हो जो कि तुम्हारे आने से पहले हुए थे, और यही मेरा तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ठीक है। तो थ्रू दिस, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड मी यू विल अंडरस्टैंड दिस। तो आई थिंक इससे ज़्यादा ब्यूटिफुल गिफ्ट नहीं हो सकता है किसी को, एंड शी प्रोबेबली अंडरस्टैंड्स इट एज वेल, ठीक है। तो because she also craved to see those parts of his life and that part of his being which she had not seen। तो जब वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहती, क्योंकि ये उसके साथ भी हुआ है ना, उसके हस्बैंड के साथ, उस लड़की के हस्बैंड के साथ, शैलजा के हस्बैंड के साथ, कि वो इस चीज़ को देख के और थोड़ा सा हो रहा था कि तुम यहाँ मतलब 28 साल में मेरे साथ इतनी कभी खुश नहीं रही जितना तुम आज अहलावत से मिल करके और खुश हो, तुम इतनी खुश तो कभी नहीं रही, ठीक है। तो उसने उसका एक वो एस्पेक्ट देखा था जिससे उसको पूरा पोटेंशियल था कि प्यार हो जाएगा दोबारा से अपनी बीवी से, ठीक है।
वो उसने उस दिन देखा और उसने उसकी वाइफ ने उसको जिस वे में समझाया, बहुत ही शॉर्ट वे में, कि हाँ तो क्या हुआ, तुम्हें क्यों लगता है कि मतलब तुम्हारे साथ ये नहीं है, ठीक है। तो उसी वे में उसकी लाइफ का एक एस्पेक्ट था अहलावत का, जो उसकी बीवी ने देखा था उस दिन, जो कि पहले प्यार में ही होता है शायद, और वो उसने पहले कभी नहीं देखा। तो उसने अपने दिल को बिल्कुल, अपने दिल की वो चीज़ें जो कभी शायद सामने नहीं आई, वो सारा का सारा एक एम्ब्रॉयडरी में डाल करके उसको दे दिया कि लो अब देख लो। लाइक मैं तुमको कुछ बोलूँगा नहीं, मुझे अब कुछ शब्दों में बयां करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अ, अगर तुम समझती हो मुझे तो तुम समझ जाओगी, विच आई थिंक वॉज a very precious expression of love by him. So it is not at all about तुम अपने किसी बचपन के प्यार से मिलने जा रहे हो, या ऐसा क्या हुआ तुम अपने शायद रिश्ते में खुश नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एज अ पर्सन इज़ दैट इफ़ यू ऑनर योर सेल्फ, इफ़ यू रियली लव योर सेल्फ, इफ़ यू रियली लव द लाइफ you've lived, if you honor all of its experiences, good and bad, I'm talking about the worst experiences and I'm talking about the good experiences, ठीक है। तुम अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को अगर एक्चुअली ऑनर करते हो तो तुम किसी भी पार्ट को ऐसे उठा के फेंकते नहीं हो अपने लाइफ से, ठीक है। तुम हमेशा उस चीज़ को बहुत संजो के रखते हो अपनी लाइफ में। और कई बार ऐसा होता है कि लाइक हाउ आई हैव सीन विथ पीपल अराउंड मी इज़ कि अगर वो कभी अपने आई एम ट्रेमलिंग वाइल टॉकिंग बिकॉज इतनी वल्नरेबल मैं ऑनलाइन तो नहीं होती हूँ, और आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम ट्राइंग टू लाइक इवन इफ़ आई एम ट्राइंग टू देन मैं सही वर्ड्स यूज़ कर पा रही हूँ इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई थिंक वेरी डिफरेंटली। मगर अभी मैं बस बोल रही हूँ और काफ़ी सारी चीज़ तो मैं बिना बोले मतलब बिना सोचे भी बोल रही हूँ, बट आई होप कि आई एम ट्राइंग टू कन्वे वॉट आई एम ट्राइंग लाइक वॉट आई मीन टू से हियर, ठीक है। बट हाँ, तो coming back to my point, a lot of the times when I have seen people talking about their exes or about a past lover to their partner, why does it have to necessarily be in a negative connotation? Why can't it be just how it is? लाइक क्या इशू है इसमें? तुमको क्यों किसी के बारे में बिच करना है, तभी तुम अपने एक्स के बारे में बात कर रहे हो अपने पार्टनर के सामने? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप ख़राब हो। कितने सारे लोग हैं जो कि ख़राब रिलेशनशिप में रह करके पूरी ज़िंदगी निकाल लेते हैं एंड दे प्रिटेंड कि इट्स अ वेरी नाइस रिलेशनशिप। नहीं, बहुत सारी ऐसी बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स होती हैं, जैसे फ्रेंडशिप्स बहुत सारी अच्छी हैं कि जिनके साथ हम टच में नहीं हैं। मेरी एक फ्रेंड थी क्लास 12 में, जिससे अब मैं नहीं टच में हूँ क्योंकि मेरे पास उसका फ़ोन नंबर नहीं है, वो सोशल मीडिया पे नहीं है, बट वो आज भी मेरे लिए शी इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल आई हैव नोन, द क्लोजेस्ट पीपल आई हैव एडमायर्ड। लाइक शी इज़ अ गर्ल आई ऑनेस्टली एडमायर फॉर एवरीथिंग। उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कोई बहुत सुंदर है या कोई बहुत अजीवर थी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो मुझसे बहुत क्लोज थी, बस यही बहुत काफ़ी है, ठीक है, उसके स्पेशल होने के लिए कि वो मुझसे बहुत क्लोज है, बस। बस और कुछ भी वहाँ पे उसके अंदर और कुछ ऐसा खास और अजीब नहीं है, या कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। वो मेरे से बहुत क्लोज है, वो मुझे समझ पाई और मैं उसको समझ पाई, और हमने इतनी सारी स्टूपिड चीज़ें की हैं क्लास 11th और 12th में, पता नहीं कौन कौन सी शैतानियाँ हमने पूरे स्कूल में की, यहाँ से वहाँ दौड़ भाग करके। उसके साथ मेरा वो बॉन्ड है, बस इसीलिए वो बहुत स्पेशल है, और आज वो टच में नहीं है। तो और बाकी मेरे पता नहीं कब कब के फ्रेंड्स अभी तक टच में हैं, कितनों के साथ तो मैं इतनी क्लोज भी नहीं हूँ। तो क्या होता है, एक रिलेशनशिप के, एक फ्रेंडशिप के ड्यूरेशन से क्या फ़र्क पड़ता है? एंड वाई डू यू हैव टू स्पीक अबाउट योर पास्ट इन अ वे कि हाँ वो आई और चले गई और मैंने वो चैप्टर क्लोज कर लिया? क्यों भाई? ज़रूरी नहीं है कि तुम उस चैप्टर को क्लोज करो इन अ वे कि हाँ अब हमारी बात नहीं होती। नहीं होती का ये मतलब नहीं है कि अब तुम उस चीज़ को भूल गए हो या तुमको भूलना ज़रूरी है, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। तुमको अपने आप को फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम कोई चीज़ अपने लाइफ की भूल जाओ, ठीक है। अगर वो लाइफ का वो पार्ट तुमको इतना इम्पैक्ट करता है, या बाय डिफ़ॉल्ट अगर तुम्हारी लाइफ से जहन से नहीं जा रहा है, तो तुमको कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम उसको हटाओ। बहुत सारी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, इट मेक्स यू realize a lot of things about yourself and it makes you who you are, and if you just take that part out to make somebody else in your life comfortable, then you are actually giving a part of yourself away, which is
नॉट गुड, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई तुम्हारी लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर है, तो तुम कम से कम उसके साथ इतने कंफर्टेबल तो हो कि तुम अपनी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट उसके सामने रख दोगे। मतलब तुम उसके साथ अपनी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट उसके सामने रखने में कंफर्टेबल रहो, अगर वो बहुत अच्छी चीज़ भी मतलब बहुत अच्छी चीज़ भी थी या कोई पास्ट रिलेशनशिप भी था तो भी, तब वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर कहलाने के लायक है मेरे हिसाब से, क्योंकि दिस पर्सन नोज लाइफ का क्या मतलब है। इतनी लंबी लाइफ है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है किसी एक पार्ट से तुम्हारी लाइफ के, या तुमको लगता है कि उसके सामने उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, अनलेस लेट्स से कि कोई तुम्हारे लाइफ में आया वाइल यू वर टुगेदर एंड इट क्रिएटेड एन इशू फॉर बोथ ऑफ यू, तब बात अलग है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ तुम्हारी बचपन की वो चीज़ें, या तुम्हारे कॉलेज टाइम की वो चीज़ें, या तुम्हारे ऑफिस टाइम की भी वो चीज़ें, उनके पहले जो चीज़ें जिन्होंने तुम्हें किसी वे में अच्छे वे में इम्पैक्ट किया, उस चीज़ को अगर तुम याद रखते हो, या अगर वो चीज़ अभी भी है तुम्हारी लाइफ में, तुम बात भी कर रहे हो उस इंसान से, तुम्हारे पार्टनर को अगर पता है, तो उसको क्यों इस चीज़ से इशू होनी चाहिए। या मतलब it's a lot about what really partnership is and how people perceive it now. And when they look, like when they watch this movie, they think that a lot of things are very um, different and it's for a very mature audience. Nahi, it's not for a mature audience, it is for a very normal audience. This is how normal people are. Okay, this is how normal people are. If you go back to a part of your life, um, like if I have to go back to my childhood, लेट्स जस्ट से कि कोई देश छोड़ के चला जाता है बचपन में, और 5-6 साल वो यहाँ रहा, वो 5-6 साल उसके लाइफ के बहुत अनमोल मोमेंट्स थे, और फिर वो चला गया, और फिर वो जीवन भर नहीं आया, और वो अपने पूरे फॉर्मेटिव ईयर्स में यहाँ था, जब उसने अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स बनाया, और जिनसे अब वो टच में रह ही नहीं सकता, क्योंकि सोशल मीडिया में शायद नहीं है, या टेक्निकली उतना एडवांस नहीं है। तो अगर वो उस चीज़ को रिविज़िट करता है, और वो अपने पार्टनर को दिखाना चाहता है कि देखो मैं यहाँ पढ़ती थी, देखो मैं यहाँ पे रहती थी, देखो ये मेरे फ्रेंड्स थे, देखो ये मेरा क्रश था, तो इसमें उसके पार्टनर को क्यों इनसिक्योर होना चाहिए एग्जैक्टली या उसको क्यों इस चीज़ से इशू होनी चाहिए। अगर तुम्हारा पार्टनर या जिसके साथ तुम पूरी लाइफ साथ में रह रहे हो, अगर वो तुमको अपने बारे में कुछ बताता है, तो इससे तुमको इशू तो बहुत दूर की बात है, शुडंट यू फील ऑनर्ड कि उसने तुमको तुम्हारे साथ वो कंफर्ट का लेवल फील किया कि उसने तुमको इस बारे में बताया। वो तुमसे छुपा भी सकता था, वो तुमसे विदहोल्ड कर सकता था वो इन्फॉर्मेशन। उसको लग सकता था कि मैं ज़िंदगी भर भले इसके साथ निभा रहा हूँ या रहना है मुझे, लेकिन मैं अपनी लाइफ की हर पार्ट इसको नहीं बता सकता। तो वो एक काइंड ऑफ कुछ एस्पेक्ट्स में तुमसे कुछ चीज़ें अपने लाइफ की अगर वो हटा रहा है, मतलब नहीं बता रहा है, छुपा रहा है, या ना भी छुपा रहा हो, अगर नहीं भी बताया उसने, तो तुम उसको 100% नहीं जानते हो। इफ़ यू रियली लव समवन, यू वुड लव टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन एंड बिल्ड समथिंग विच इज़ सो सब्सटैंशियल। तो उसके हर एक एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करना चाहोगे आई थिंक, या वो कैसा था, हर चीज़ तुमको बहुत फैसिनेट करेगी उसके बारे में। तुमको ये ऐसा नहीं लगेगा कि अच्छा उसके पास्ट में ये भी थी, उसकी ये भी गर्लफ्रेंड थी, उसका ये भी बॉयफ्रेंड था, उसने ये भी करा है। नहीं, ये थॉट्स नहीं आते हैं नॉर्मली। पता नहीं, आते होंगे काफ़ी लोगों के मन में, मेरे मन में तो नहीं आता। ठीक है, तो जब मैंने इस मूवी को देखा, तो मुझे अपने नॉर्मली जिस वे में मैं सोचती हूँ, या जिस वे में मैं चीज़ों को देखती हूँ, जब मैंने उन चीज़ों को ऑन स्क्रीन देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो ऐसे ही होता ही है, तो इसमें इतना अजीब क्या है। बट फिर मैंने रिव्यूज़ पढ़े, और फिर मुझे बड़ा अजीब लगा देख के कि लोग इसको एक थर्ड लव वाले एस्पेक्ट से देख रहे हैं, या फिर फिडेलिटी के एस्पेक्ट से देख रहे हैं, या लव मतलब कैसा होना चाहिए, या ट्रू लव तो ये है और वो नहीं है। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और जिस तरह के कंस्ट्रक्ट्स हैं लोगों के आजकल रिलेशनशिप्स के अराउंड, ऐसा नहीं होता है। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है, बट आई फेल्ट वेरी हर्ड एंड सीन जब मुझे लगा कि नहीं, ऐसे तो और भी लोग सोचते हैं,
और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे, एंड इट वाज़ नॉट एट ऑल अ क्लोजर बिटवीन अहलावत हूएवर थिंक्स कि वो वहाँ पे जाती है क्योंकि उसको अपने एक पुराने लवर के साथ क्लोजर चाहिए। नहीं, उसको कोई क्लोजर नहीं चाहिए। उसको बस याद है कि उसको पहली बार उतना इम्पैक्टफुल या उतना प्यार का क्या मतलब है, या उतनी अच्छी चीज़ें जो उसकी लाइफ की जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स थे वहाँ पे फील हुए थे एक जगह पे, और क्या वो लोग आज भी वहाँ हैं, और क्या वो उसको मिलेंगे वहाँ पे। वहाँ पे एक फ्रेंड भी होती है जिसके साथ लव का एक अलग इक्वेशन होता है। प्यार तो हर रिश्ते में होता है, तो वहाँ पे उसकी फ्रेंड भी होती है, वो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें वहाँ एक्सपीरियंस करती है, घूमती है, फिरती है, बात करती है, सेम ही बातें हो रही होती हैं उसके और अहलावत के बीच में जैसी थी। तो अगर कोई उन चीज़ों को दोबारा देखना चाहता है, और ऐसा नहीं है कि वो वहाँ जाके कुछ धोखा दे रहा है किसी को, वो तो है भी नहीं कंसर्न इस मूवी में, वो तो है भी नहीं कंसर्न, कहीं से भी नहीं है। तो एक मोमेंट ऐसा नहीं हो सकता है कि जब तुम अपनी लाइफ को, अपनी चाइल्डहुड को जी रहे हो, तो तुम वो मोमेंट भी जियो वहाँ पे, जो अगर तुमको बाई चांस वहाँ पे अपना वो जो बचपन का जो क्रश है, ऑल्दो यू हैव मूव्ड ऑन एंड यू आर बोथ इन योर ओन लाइफ, तो ऐसा एक मोमेंट आ सकता है ना कि out of all the things which you are reliving, you might just relive the moment when you had met and felt certain emotions। तुम उस चीज़ को कैसे रोक सकते हो, और उस चीज़ के लिए तुम किसी को क्यों ब्लेम करोगे, मतलब वो पार्ट था। तो when I saw the movie, I felt the normalcy of these things and how the current generation can get rattled by a lot of normal things. So now I'm shaking. I don't know, out of cold or out of vulnerability. Most of the times I was just looking here and there and try to collect my self while talking about these things, and I have probably not used the words which I should have, or pata nahi, yeah. And the last thing, so when people watch this movie and they talk about love, what love is, and then they say कि अरे प्यार तो यही है और ऐसा ही होता है और ये ट्रू लव है, ये सारी चीज़ें, डोंट यू थिंक कि इस मूवी, मतलब this movie has done its job in talking about it already, so you should probably refrain from going that way because it is something so delicate कि अगर तुम उसके बारे में बात करो तो शायद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा। तो let's not talk about a job which has already been very fabulously done in the movie, ठीक है, but it talks about a lot of normal things and a lot of normal emotions and the way people behave around it, human behavior के बारे में, जो कि आजकल अगर तुम देखो तो लोग उस वे में बिहेव नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, और उनको वो नॉट सो नॉर्मल बिहेवियर बहुत नॉर्मल लगता है, और जो बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें हैं वो उनको नॉर्मल नहीं लगता है, यू नो। और आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज़ किसी के भी रिलेशनशिप में या शादी में इसीलिए आती है जब उसका पार्टनर नॉर्मल और अपने बारे में 100% ऑथेंटिक नहीं हो पाता है अपने पार्टनर के सामने, एंड उसके लाइफ पार्टनर को पता ही नहीं है कि उन चीज़ों से डील कैसे करना है, या वो खुद में इतना सिक्योर नहीं है अपने रिलेशनशिप में। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसकी वजह से ही आती हैं, और उसके बाद जितना भी कुछ बाकी का इश्यूज़ है, एंड देन पीपल स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर कि ये